उस प्रोग्राम में शहर की सभी दीनी तंजीमें, मजहबी तंजीमें शामिल थी, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में पुरअमन तरीके से वो पूरा प्रोग्राम हुआ बंद का। उसके बाद जो तशद्दुद हुआ उससे ना ऑर्गेनाइज़र का कोई लेना देना था, ना ही जो लोग हिमायत दिए थे उन लोगों का कोई ताल्लुक़ था उस बात को लेकर। हुआ ऐसा कि बंद कामयाब था। और आप लोग एक बात ध्यान में रखो कि उस बंद में अगर कोई प्री प्लान होता या जुलूस निकालने का कोई प्रोग्राम होता तो जनता दल के कारपोरेटर्स, जनता दल के दूसरे ओहदेदारान सभी लोग उसमें शामिल होते। उस वक्त इंतज़ामिया ने ये बोला था कि यार पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत की हुई है, उन्होंने कहा है कि 25-30 लोग आके निवेदन देंगे, और 25-30 लोग ही निवेदन के लिए गए। मगर जब वहाँ पहुँचे शहीदों की यादगार के पास, अशोक स्तंभ के पास, तो वहाँ गर्दी हो गई अपने आप। और इंतज़ामिया जो ऑर्गेनाइज़ किया था, ये लोग निवेदन देने गए, निवेदन दे के आने के बाद जब गर्दी होने लगी तो प्रोग्राम को ख़त्म कर देने की बात हुई, और उसी वक्त प्रोग्राम वहाँ ख़त्म कर दिया गया। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वहाँ दुआ हुई और सब लोगों को कहा गया कि अपने अपने घर जाएं और अपनी अपनी दुकानें खोल लें। उस वक्त तक कोई भी तशद्दुद का वाक़या नहीं हुआ था। उसके बाद जब सब लोग चले गए और आईजी साहब जो है उन्होंने भी, जो उनका पहला बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा कि यार जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने निवेदन दिया और उसके बाद वो अपने अपने घरों पर चले गए, और यही सच्ची बात थी। उस प्रोग्राम के हो जाने के बाद मेरा पहले से ही एक प्रोग्राम तय था। मेरे बंगाल के कुछ दोस्त लोग थे, उन लोगों से बातचीत हुई थी, और जो हिंदुस्तान में आज माहौल है, तहरीक और आंदोलन को जिस तरह कुचला जा रहा है, तो अंबेडकर की तलाश बोल के हम लोग हिंदुस्तान के कई हिस्से में जाने का मेरा पहले से ही प्रोग्राम था। और 12 नवंबर के बाद मैं उसके लिए गया, और हम उस प्रोग्राम में, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना लीडर गांधी और अंबेडकर को माना, जिन्ना को नहीं माना। और गांधी और अंबेडकर का अपना एक नज़रिया था, गांधी का अपना नज़रिया था तहरीक और आंदोलन के ज़रिए आवाम को राहत देना, और अंबेडकर का अपना एक नज़रिया था कि कानून से लोगों को कैसे राहत मिले। और इसी मुहिम में हम कुछ लोग, मेधा ताई से भी बातचीत हुई थी, हम लोगों का पूरा प्रोग्राम बना हुआ था, और उस सिलसिले में मुझे जाना ही था। मैं गया, उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र थे उन लोगों का कांटेक्ट हुआ और मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी FIR हो गई है और ये सब मामला थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम कहाँ हो? तो मैं बोला मैं तो पहले से ही बाहर हूँ, मेरा ऐसा ऐसा प्रोग्राम था, तो मुझे जाना ही था। तो उन लोगों ने कहा कि यार वकीलों से मशवरा कर लो, तुमको कानूनी समझ है। और प्रोग्राम कुछ हमारा अकेले का नहीं था, उसमें सभी लोग शहर के शामिल थे, इसलिए मुझे वकीलों से मशवरा करना मैंने ज़रूरी समझा। कानून ने मुझे इसकी इजाज़त भी दी कि अगर कोई कंप्लेन हुई है तो मैं अपने तौर पे कानूनी तौर पे उसमें क्या मैं खुद फ़ायदा उठा सकता हूँ और क्या दूसरे जो साथी थे उनको क्या फ़ायदा दिया जा सकता है, उसके लिए वकीलों से बातचीत करना, वो सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद से जो तरीके से मालेगांव में दहशत पैदा हुई, वो इससे पहले मालेगांव शहर में कभी देखी नहीं गई। एक दहशत का ऐसा माहौल बना कि लोगों को निहाल साहब की याद आने लगी। यार निहाल साहब थे उस वक्त, कभी इस तरह की दहशत इस शहर में कभी नहीं हुई। जो लोग लीडरी कर रहे इस शहर में, वो लोगों ने, आवाम ने जिनको भरपूर वोट दी, वो लोग इस शहर की किस तरह नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये भी आज पूरे शहर के सामने है। ऐसे हालात में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कानून क्या है और कानून को हम किस तरह इस्तेमाल करें। और मेरी जो हमारा जो अंबेडकर को तलाश मुहिम थी, वो इस FIR में ही आ गई कि यार अब आज के गांधी को अंबेडकर की ज़रूरत है। आज आंदोलन हो या तहरीक हो, अंबेडकर की ज़रूरत से मतलब कानून, और गांधी मतलब आंदोलन और तहरीक। और
वो इस शहर में ही हमने देख लिया। त्रिपुरा के सवाल पे हम इसलिए एहतजाज करने की तरफ गए थे कि वहाँ की एजेंसीज ने गलत तरीका इस्तेमाल किया था, मगर वही चीज़ आज हमारे साथ मालेगांव शहर में भी हो गई। और जब मुझे एफआईआर और फरियाद की कॉपी दी गई और वो जब मैं पढ़ा, ये सब सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया काम है। इसमें पुलिस का रूल उस वक्त भी बहुत अच्छा रहा जब तशद्दुद हुआ, वो मालेगांव शहर के एसपी हो, डीवाईएसपी हो या मालेगांव शहर के पीआई हो, उन्होंने कहीं ना कहीं उस वक्त कंट्रोल किया। मगर उसके बाद जब सरकार का दबाव आया, आप एफआईआर की कॉपी अगर देखेंगे तो उसमें सब दीनी तंजीमों के नाम हैं, उसमें सियासी पार्टियों के सिर्फ 2 ही नाम हैं, एक जनता दल, एक एमआईएम, जबकि ऑफिशियल राष्ट्रवादी का लेटर भी था हिमायत का, अखबारों में भी आया, कांग्रेस का भी लेटर था, मगर उसके बाद एफआईआर में इन 2 पार्टियों का नाम नहीं लिखा गया। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से ये सब एफआईआर की कार्रवाई की गई, जो कि गलत तरीके से की गई। 5-5 एफआईआर दाखिल की गई और लोगों को हैरान और परेशान किया गया। जिसका जो जुर्म था उस पर वही कलम लगती तो ठीक था। मेरी कोई स्पीच, हेड स्पीच नहीं थी, मैंने कोई तशद्दुद की बात नहीं की। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, कभी हम हिंसा की तरफ जाएंगे ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मगर उसके बाद जब मामला बढ़े और जब लीडरी शुरू हुई तो बहकी हुई लीडरशिप थी मालेगांव शहर की। सबसे पहले आसिफ शेख का बयान आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक फ़िरका परस्त तंजीमों की तरफ से सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उसके बाद उनके वालिद शेख रशीद साहब का बयान आता है कि जो ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने प्रोग्राम रखा, जबकि वो खुद उनके हिमायती थे, उनके खुद नुमाइंदे थे, ये खुद हुजूर की शान में गुस्ताखी के सवाल पे रोड पर नहीं आए। हमें तो एक फ़ख्र है कि हम हुजूर की शान की गुस्ताखी के मामले में रोड पे आए थे, एहतजाज किया था और बंद की हिमायत किए थे। ये खुद रोड पे नहीं आए, इन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा और उसके बाद ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने ही साजिश के तहत ये सब किया। उसके बाद फिर शेख आसिफ का बयान आता है कि ये एक हादसा था। तो ये बहकी हुई लीडरशिप है, इनको खुद भी नहीं समझ रहा है कि ये शहर की क्या नुमाइंदगी करेंगे। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपनी पार्टी को बचाने का काम किया। शहर को बचाने के लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, शहर को फंसाने की कोशिश की। अगर ये शहर के लिए सोचे होते तो इन्होंने ये सोचा कि एफआईआर में पार्टी का नाम ना आए, मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि शहर के इतने लोगों का जो नाम आ रहा है ये गलत है, इसके लिए सरकार में जाके नुमाइंदगी की जाए। नुमाइंदगी सिर्फ ढकोसला था। फोटो छाप लीडरी इस शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका सबब है कि ये हालात पैदा हुए। आप एक बात और गौर करो, मैं उस तशद्दुद को दूसरे एंगल से देखता हूँ। मेरी मालूमात ऐसी है कि आज 1 महीना हो गया, आप कारपोरेशन में भ्रष्टाचार और बदगुमानी के खिलाफ कौन बोलता? कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी पार्टी के लीडर नहीं। अगर मैं लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा या मेरी पार्टी के लोग लड़ेंगे, उसके अलावा कोई कुछ बोलता नहीं। और ये महीने भर में अगर कारपोरेशन की तरफ से आप देखेंगे जो हिसाब से ठेके पास किए जा रहे हैं मेरे जाने के बाद स्टैंडिंग में, और बाकायदा ये बोला गया कि अभी वो बाहर है, जो भी कर सकते सब कर लो। तो मैं बाहर हूँ, मुझे तो इसकी बहुत खुशी है कि यार मैं तो गब्बर सिंह है। पहले ये डरते तो है और ये डर तो होना चाहिए। और वो तशद्दुद का एंगल पुलिस डिपार्टमेंट ने इस हिसाब से चेक करना कि जो ठेकेदारी मालेगांव कारपोरेशन में की जा रही है वो किसकी वजह से रुकी हुई थी, जो अचानक इतने बड़े बड़े ठेके पास होने लगे। आउटसोर्सिंग का 5 महीने से बिल हम जमा नहीं होने देते थे, वो बिल भी करोड़ों रुपये का आज जमा हुआ। और उस वक्त एक साजिश के तहत मुझ पर भी हमला किया जा सकता था। इस तरह की साजिश मेरी मालूमात में है, इस तरह की साजिश उस दिन की गई थी कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, और वो तो उसमें कामयाब नहीं हुए। मगर मेरे बाहर रहने की वजह से वो जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर मैं उन ठेकेदारों को भी बोलूँगा, कुछ लोग शॉपिंग की भी बात आवाम में करने लगे, जाकर शॉपिंग जो रुकी हुई थी शॉपिंग जल्दी से जल्दी बना लो, अभी ये बाहर है, ये अंदर चला जाएगा। तो इस एंगल से भी चौकसी की जाए कि यार कोई ठेकेदार लॉबी तो नहीं थी जो फंडिंग कर रही थी कुछ और इरादे से।
और तशद्दुद पैदा करके किसी को रास्ते से हटाना मकसद था। ऐसे हालात में मेरा सिर्फ यही बोलना है कि हम कानून सबसे बड़ा है, कानून में हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और मुझे ये भी मालूम है कि कानून की तरफ से मैं बेगुनाह रहूँगा, और जो भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वो सब बेगुनाह ही आएंगे। मगर आज वक्ती तकलीफ है और ये तकलीफ़ सबको झेलना पड़ेगी। जो लोग अंदर है उनके घर वालों को भी मैं यही कहूँगा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में, ये शहर हमेशा से पुरअमन रहा है और आगे भी पुरअमन रहेगा। मैं शान हिंद की बहादुरी की भी बहुत कदर करता हूँ कि ऐसे हालात में उसने बहादुरी से पार्टी को चलाया, शहर की नुमाइंदगी की। जब लोग डर गए थे, रज़ा एकेडमी की ऑफिस का जो मामला हुआ उसके बाद कोई ज़बान नहीं खोलने को तैयार था, उस वक्त भी उसने बोली, उसने पार्टी को भी संभाला और शहर को भी संभाला। आज अब इस शहर में ये वक्त आ गया है कि जनता दल को ताकत दी जाए। बहुत सालों से ये शहर खंडर होता चला गया, हम वहाँ तक बर्दाश्त किए। आज ये शहर का हाल ये है कि हमारा दबदबा भी ख़त्म हो गया। इसलिए अब मैं पार्टी के वर्करों को भी और पार्टी के ज़िम्मेदारों को भी कहूँगा कि एक मुहिम चलाई जाए कि हर गली एक निहाली। हमको हमारे शहर का दबदबा वापस लाना है। उसके लिए आज आवाम को अब जनता दल की तरफ देखना चाहिए, और जनता दल जो है जिस हिसाब से उभर रही है उसमें हमारे मुखालिफ क्या, हमारे अपने पराये सब चाहते हैं कि जनता दल को दबा दिया जाए, और ये बात इस शहर के लिए नुकसानदेह होंगी। और जो शेख आसिफ ने जो बयान दिया कि मेरे पास पुलिस से ज़्यादा सबूत है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्होंने उसे छुपाया क्यों? आज 1 महीने से लोग जेल में बंद हैं, कई शहर के ज़िम्मेदार लोग बाहर हैं और परेशान हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो उसी वक्त देते ताकि जो लोग अंदर बंद हैं उनको राहत मिलती। वो सबूत को छुपाए। आईपीसी की सेक्शन 176, आईपीसी सेक्शन 187 के तहत कोई भी शहरी कोई सबूत छुपा नहीं सकता, उसको सबूत पुलिस को देना चाहिए। और मैं पुलिस से भी यही गुजारिश करूंगा कि इस कानून के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, उनको नोटिस दी जाए, और जो सबूत उनके पास है वो सबूत उनसे मांगा जाए ताकि लोगों को राहत मिले। या फिर ये बहकी हुई लीडरशिप में कुछ भी ओल फोल बक रहे हैं जिससे इस शहर का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात में अब जनता दल के वर्करों का भी फ़र्ज़ है कि वो बहादुरी से और हिम्मत से इस शहर की नुमाइंदगी करें, इस शहर को जोड़े, इस शहर का दबदबा वापस लाने की कोशिश करें। नहीं तो हम इस शहर में आगे चलकर कोई तहरीक के आवाम के मुफाद में कोई आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाएंगे अगर हमारा दबदबा वापस नहीं आया तो। मैं जो लोग ये बोलते थे कि ये बाहर है वो बाहर है, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद मैं खुद अरेस्ट हो जाने वाला हूँ। और अगर किसी को ये लगता है कि जो लोग बंद है इसलिए 16 तारीख को आर्गूमेंट है, उससे पहले मैं जमा हो रहा हूँ। मैं चाहता तो 16 के आर्गूमेंट के बाद बेल होती है कि नहीं होती है उसके बाद भी मैं मेरा फैसला कर सकता था। मगर कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि यार जो लोग बाहर हैं उनकी वजह से अगर तकलीफ़ हो रही है तो मैं उनकी तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मगर जो लोग जो राष्ट्रवादी के कारगुजार सदर हैं, जो राष्ट्रवादी के युवा के सदर हैं, उन लोगों ने आज तक क्या किया? हमारा जनता दल की तरफ से सिर्फ मैं था, अर्जुन मेरे साथ रहता था, आफ्ताब आलम, इसलिए वो आया। कोई हमारा जुलूस का प्रोग्राम होता तो सारे कारपोरेटर, ओहदेदारान सभी लोग शामिल होते। तो जिन लोगों ने ये राष्ट्रवादी की तरफ से, राष्ट्रवादी की सरकार है, राष्ट्रवादी के ओहदेदारान फरार है, हमारा कोई दूसरा ओहदेदार नहीं है जो फरार है, तो उन लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए, ना कि दूसरों पे तनकीद करना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइज़र है उन लोगों के ऊपर तनकीद करके शहर को फसादी बनाने की कोशिश शेख रशीद साहब ने की। मैं तो हैरान है कि शहर का इतना बड़ा सीनियर लीडर अब जो है क्या चाहते हैं वो मालेगांव शहर से, मुझे अब लगता है वोट की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है।
वो सिर्फ रुपया पैसा कमाना उनका मकसद है। वो ये समझ लिया है ये आखिरी टर्म है उनका, इसके बाद कुछ हासिल अवामी तौर पे नहीं होगा। तो रुपया पैसा कमाने की कोशिश है और बड़ी बड़ी ठेकेदारी और गलत तरीके से ठेकेदारी की जा रही है, गलत तरीके से कामकाज किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो है ये इस शहर को नुकसान भरपूर दे रही है और ये अब पूरा शहर भी समझ रहा होगा। तो यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं एमएलए साहब के, वो भी तो जाके मिले, उन्होंने भी निवेदन दिए, तो क्या बहकी हुई लीडरशिप में इसलिए बोले कि बयान अलग अलग आए। एक बयान आता है कि कोई फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से किया गया काम है, फिर बयान एक दूसरा आता है कि यार जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही एक साजिश के तहत ऐसा सब किया, फिर बयान आता है कि ये हादसा है। तो एक बयान पे कौन लीडर नहीं टिका है ये शहर के सामने, इसलिए मैं बोला कि ये बहकी हुई लीडरशिप है। और हाई कोर्ट कब जाना है, सुप्रीम कोर्ट कब जाना है और कहाँ कब जाना है, ये हमसे ज़्यादा क्या समझता क्या। इनको अक्ल नहीं है, इनको समझता कुछ नहीं। इसके बाद ये कोई भी बात बोलते, अगर हाई कोर्ट से राहत मिलने की बात होती तो मैं अभी तक जा चुका होता इस शहर के लिए। मगर जो हालात हैं वो कानून का सामना हमको यहाँ सेशन कोर्ट में करना पड़ेगा, पुलिस के पास जाके उनके इंक्वायरी का सामना हमको करना पड़ेगा। उसके बगैर हाँ, जब यहाँ से हमको कोई राहत नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या हाई कोर्ट के, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। इस मामले को, इस एफआईआर को हम ऐसी छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर जुल्म है, हम पर जुल्म हो रहा है और ये पूरा शहर देख रहा है। और जुल्म भी किस लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई थी, उसके तौर पे बंद किए तो उसका हमको उसके लिए सज़ा मिल रही है। तो हमारे लिए कोई बात नहीं है, तो फ़ख्र की बात है। हम कोई भगोना चोरी करके जेल नहीं जा रहे, हम कोई ताखा चोरी करके जेल नहीं जा रहे, हम कोई गुंडागर्दी करके जेल नहीं जा रहे। हम आवाम के लिए, आवाम की रहनुमाई के लिए अगर हमको जेल जाना पड़ रहा है और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी उसके लिए जेल जाना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोलते कि फरार है और ये है, मैं भी हज़ार खुली में रहा हूँ, कब पीछे के दरवाजे से कौन भागा है ये भी मुझे मालूम है। और जेल से छूट के आने के बाद इस शहर में नुमाइंदगी किस तरह की गई, किसने नुमाइंदगी की और किसने मुखबरी की, ये भी शहर के सामने मैं लाऊंगा। ये शहर यहाँ इस वक्त ये भी हुआ कि एक दूसरे की मुखबरी की गई और मुखबरी भी लीडरों की तरफ से की गई, और वो सब बातें हमको मालूम है। मैं जेल से आने के बाद बोलूँगा किस नुमाइंदगी ने मुखबरी की है जाकर पुलिस के पास, और लोगों के नाम बताने की कोशिश की गई। जब शहर को संभालने का सवाल था तो ये पार्टी का आदमी है, वो पार्टी का आदमी है, ये है, वो है, इस तरह से बात की जा रही थी। वीडियोस भेजे जा रहे थे लीडरों की तरफ से, वो सारी मालूमात हमको है, मगर मैं वो सब जेल से आने के बाद बताऊँगा। बंद के जो मुंतजमीन अभी गायब है या फरार है या पुलिस को मतलूब है, उनके लिए कोई पैगाम है या क्या उनको कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी तक जो भी लोग पकड़े गए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार की, बाकी लोग बाहर हैं या जहाँ भी हैं। जिन लोगों को पुलिस ने, मैं वाहिद इसलिए सरेंडर कर रहा हूँ, कानून के हवाले अपने आप को कर रहा हूँ कि जो दूसरे लोग हैं वो भी हिम्मत करें और अपने आप को कानून के हवाले करें। कोई मतलब नहीं है, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून ही इस मुल्क में सबसे बड़ा रहा है। और मैं बोला कि यार हमारा संविधान पे इतना भरोसा है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उतना ही भरोसा है जितना मालेगांव के लोगों को है। इसलिए ये कोई मतलब नहीं है। उनको भी मैं यही कहूँगा कि वो कानून के हवाले अपने आप को करें ताकि सब लोगों को राहत मिले। और दूसरी बात जो ये बोली जाती है कि जो फरार हैं या जो बाहर हैं उनकी वजह से जो लोग अंदर हैं उनकी बेल नहीं होंगी, ये बात गलत है, ये कानूनी बात नहीं है। जो लोग अंदर हैं उनका मामला अलग है, जो लोग बाहर हैं उनका मामला अलग है। मगर मैं इसलिए अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझे आवाम को जवाब देना है। मुझे ना तो पुलिस को जवाब देना है ना सरकार को जवाब देना है, मुझे आवाम को जवाब देना है। और मैं अपनी जवाबदेही पे मैं वाहिद हूँ जो खुद को अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी मुजरिम हैं वो गिरफ्तार हुए या जो बाहर है, कोई खुद से अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया। लेकिन
मुझे इसलिए करना है कि आवाम की जो चाहत है कि यार जो लोग बंद है उनको हमारी वजह से कोई दुश्वारी ना हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई दुश्वारी हो। 12 नवंबर का बंद जो है वो साजिश, वो तशद्दुद जो था वो साजिश थी, हादसा था, क्या समझते थे आप? मैं एक बात बोला कि उसको उस एंगल से अगर पुलिस डिपार्टमेंट चेक करे कि ये महीने भर में करोड़ों रुपये के फंड कारपोरेशन से पास किए गए, जो 5-5 महीने से जो बिल रोके गए थे, वो बिल जो पास किए गए, वो जो ठेकेदार लॉबी है, ये मुझे उस एंगल पे लेके जाती है कि ये लॉबी मुझे रास्ते से हटाने के मकसद से तशद्दुद किया गया था, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे ऐसी कुछ खबरें भी मेरे कान पे बात आई, और कारपोरेशन में जो चीज़ें हो रही है उसका भी मुझे इल्म है। आने के बाद अगर कमिश्नर कुछ गड़बड़ किया तो क्या वो बच जाने वाला है, या कोई ऑफिसर कोई गड़बड़ किया तो वो बच जाने वाला है, ऐसा नहीं। तो पुलिस उस एंगल से इंक्वायरी करे कि ये अचानक इतने करोड़ों के काम कैसे मंजूर होने लगे। हमने देखा था कि वहाँ कुछ लोग जो है वो आप लोगों के सामने थे, मगर कुछ लोगों का ग्रुप जो है आप लोगों को क्रॉस करता हुआ अम्बेडकर पुल की तरफ गया था, और वहाँ वो उत्पात कर रहे थे जिनको समझाने के, आपने भी स्टेज से उतर कर आप गए, वहाँ समझाने की कोशिश आपने की। ये सारा पूरा मामला जो है पुलिस ने भी देखा है, उनके वीडियोस में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समझाते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद भी आपको मुजरिम करार देना मैं तो पहले ही बोला ना, ऐसा है कि आप अगर अभी मुल्क में किसान आंदोलन जो है वो एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने तहरीक चलाने वाले और आंदोलन करने वालों में हिम्मत बैठाई। वो भी आप देखेंगे 26 जनवरी जब वो आंदोलन चालू था, लाल किले में जब कुछ लोग गए वहाँ तशद्दुद हुआ और भरपूर तशद्दुद हुआ, मगर किसान आंदोलन के लीडरों पे मोदी सरकार ने भी गुनाह नहीं दाखिल करी। जो लोगों ने तशद्दुद किया था उन पे ही गुनाह दाखिल हुआ, मगर ये महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर मुसलमान को तकलीफ देने के लिए ये सब महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी की मर्जी से किया गया काम है। तो मालेगांव की आवाम को जानबूझ के तकलीफ दे रही है महाराष्ट्र। मालेगांव की आवाम को तो टारगेट किया गया, जबकि तशद्दुद कोई बहुत बड़ा तशद्दुद नहीं हुआ था। अमरावती और नांदेड़ में इससे ज़्यादा हुआ था। नांदेड़ में बेल भी हो गई। बीजेपी के जो लीडरों ने बाकायदा बंद और दूसरे दिन जो प्रोग्राम किया उनकी 4 दिन में बेल हो जाती। तो आप इसको क्या समझते, सरकार की मर्जी नहीं है? सरेंडर का क्या तरीका, अभी खत्म होगा जाएंगे या क्या? खाना वाना खा के जाऊँगा। हाँ चलो ठीक। कि बीजेपी रजा एकेडमी को फंडिंग करती है राष्ट्रवादी के, होम मिनिस्टर राष्ट्रवादी का, तो इसका क्या मतलब है? और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो अभी बहुत कम मिली हमदर्दी बता रहे, उन्होंने मजम्मत की नवाब मलिक की। उन्होंने कहा क्या कि ये जो बोल रहे हैं ये गलत है, इसका मजम्मत नहीं करना, इसका मतलब ये है कि वो भी मानते हैं। मैं जो एक बात बोला कि एफआईआर पढ़ने के बाद आप खुद ये अंदाज लगा लेंगे कि इस शहर के लीडरों ने अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश की, उनकी पार्टी के जो जिम्मेदार और वर्कर है उनको भी बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पार्टी का नाम बचाया और मालेगांव शहर का पूरा सत्यानाश कर दिया। क्या ऐसा लगता नहीं है कि अगर मुस्तकिम डिग्निटी शाहरुख खान के बेटे होते तो शायद नवाब मलिक को ज़्यादा इंटरेस्ट लिए होते, या ये मामला कहीं चरस गांजा कोकीन से जुड़ा होता, तो जो अक़लियती वज़ीर हैं नवाब मलिक, बजाय मालेगांव शहर आकर यहाँ के लोगों से हमदर्दी जताने के, वहाँ पर वो सिर्फ कोकीन और गांजे में परेशान है। अगर यहाँ पर कोकीन या गांजा मिला होता तो शायद ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते। ऐसा तो ऐसा है कि उनके दामाद की फिक्र है। मैं निहाल साहब का दामाद है। कॉल डिटेल्स खंगानी चाहिए कि नहीं 2 दिन पहले की? हाँ बिल्कुल। और जिस वक्त तशद्दुद हो रहा था, जिस वक्त तशद्दुद हो रहा था तो कौन किसको फोन लगा रहा था ये भी चेक करे पुलिस। और 2 दिन पहले किन लीडरों ने किन ठेकेदारों से क्या बात की, और सब लीडरों की, मेरी भी करें, जितने मालेगांव शहर के लीडर ने सबकी फ़ोन डिटेल पुलिस इंक्वायरी करे और 2 दिन पहले की सब रिपोर्ट ले कि किसने किससे बात किया, किसने किस ठेकेदार से बात किया और क्या बातचीत हुई। ये इस एंगल से देखे। मैं जो बोल रहा हूँ कि यार ठेकेदार लॉबी का एंगल
पुलिस डिपार्टमेंट ने देखना चाहिए, कारपोरेशन में जाके मालूमात लेना चाहिए कि इस महीने में कितने ठेके, कितने करोड़ के ठेके अचानक पास हो गए। जो 4 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने के अंदर कैसे हुआ। ऐसा क्या तब्दीली आ गई थी? उस लाइन पे पुलिस डिपार्टमेंट ने देखना और कितने करोड़ हुए, कौन ठेकेदार है और उस ठेकेदार ने उस वक्त किस लीडर से क्या बातचीत की।